शीतल भाई, अब दो तीन चीजें एक साथ आपसे पूछ लूं। एक तो बिल्किस बानो का फैसला आया है, हम सब लोगों को लगा कि एक राहत जैसी बात, वो नहीं हुआ कि एक राहत मिली, और वही पेंडुलम की तरफ फिर ये हुआ कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ बाकी है। एक तो इस तरह का है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अब आज मुझे अजीब सा लगा केसी त्यागी साहब का बयान। अब वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कांग्रेस वाले जल्दी से कन्वीनर के लिए क्यों नहीं अनाउंस कर दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि केसी त्यागी जी तो बहुत ही परिपक्व आदमी है। इंडिया अलायंस कांग्रेस का नहीं है, इंडिया अलायंस 28 पार्टियों का है। वो कांग्रेस कैसे अनाउंस कर दे? कांग्रेस उसकी एक इंपॉर्टेंट धुरी हो सकती है, और जितना मुझे मालूम है कांग्रेस इस समय चाहती है कि नीतीश जी का नाम अनाउंस हो जाए। वो जो भी आपसी खींचतान है उसकी वजह से। शीतल भाई, दूसरा ये है कि आज आम आदमी पार्टी का पहले राउंड, जो मुकुल वासनिक के घर पे लोग गए थे, फर्स्ट राउंड हो गया, जैसा उन लोग कह रहे हैं कि सब ठीक है, आइस ब्रेक हुई है, और 10-11 तारीख को वो काफी होपफुल है कि 10-11 जनवरी तक वो फाइनल कर लेंगे। तो चीजें शुरू हो गई हैं, और मुझे नहीं लगता है कि वो ठीक है। सबका ये कहना कि जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी होना भी ठीक नहीं है सीटों का शेयरिंग। वो अपने आप धीरे धीरे रहे, धीरे धीरे लोगों को पता लगता रहे। तो आपको क्या, एक एक चीज ये, दूसरा एक चीज मैं आपसे एक और टिप्पणी चाहूंगा। बिहार की बात बार बार कर रहे हैं, बिहार में बीजेपी को भी तो सीट बांटनी है। कैसे बांटेंगे? मुकेश सहनी, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान का कुनबा, चाचा अलग, भतीजा अलग, कौन अलग। मतलब अभी तो ये नाम कुछ मैं गिना रहा हूं, इसमें और भी प्लेयर अभी आएंगे। तो इंडिया गठबंधन से ज्यादा तो मुझे लग रहा है एनडीए गठबंधन को वहां सीट बांटने में दिक्कत होगी। तो दोनों चीजों पे केसी त्यागी जी का बयान कि भाई नीतीश कुमार को कांग्रेस डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही है, देरी कर रही है, और दूसरा ये जो जनरल इंडिया अलायंस का सीट शेयरिंग की देरी हो रही है। तो एनडीए का कौन सा बहुत अच्छी हालत है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि मीडिया पर जिस तरह से नियंत्रण करने में वर्तमान बीजेपी जो अभी है, जो मोदी शाह जी वाली बीजेपी है, इसने पिछले बहुत वर्षों में गुजरात में और उसके बाद उन्होंने पूरे देश में जिस तरह से चीज़ों पर नियंत्रण किया है और जिस तरह से डिस्कोर्स को पूरा कब्जे में कर लिया है। हमारे जो विपक्षी दल के लोग हैं जो सत्ता में नहीं है, बाहर है या राज्यों में हैं लेकिन केंद्र में विपक्ष के तौर पे हैं। अभी उनके तमाम नेतागण इस नई परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल नहीं पाए हैं। वो ये देख रहे हैं कि मीडिया उनको कैसे निशाना बनाता है, कैसे उनका मजाक बनाता है, कैसे उनमें फूट डालने की कोशिश करता है, कैसे उनकी छोटी-छोटी चीज़ों को बड़ा बना के खबरें बनाता है। वो मीडिया नियंत्रित है और निर्देशित है, वो उसका पालन कर रहा है। लेकिन हमारे जो विपक्ष में लोग हैं, वो ये जानते हुए, ये सब जान अलग-अलग सबने मीडिया की आलोचना की है। लेकिन एक बैठ के, समझ-बूझ के, एक रणनीति बना के, इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए जो कौशल चाहिए, वो अनुपस्थित है। और उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? उसका फ़ायदा मतलब बिना कुछ किए बीजेपी को मिल जाता है। उसका जो मीडिया है, वो इंडिया गठबंधन में कमज़ोरियाँ ढूँढने का काम में लगा हुआ है। होना तो उनको पैदा करता है। और इस तरह के बयान जैसा आपने त्यागी जी के बयान के बारे में कहा, ऐसे बयान उनको शीर्षक देते हैं। हेडलाइन हंटिंग की जो कोशिश होती है, उसके लिए शीर्षक मुहैया कराने के काम इस तरह की हल्की-फुल्की स्थितियाँ पैदा करती हैं। जबकि ये लोग जानते हैं रोज़ शाम को तमाम जगह की डिबेट्स में जब वो उनका उपहास उड़ाया जाता है, मज़ाक बनाया जाता है, एक सेलेक्टिव पैनल आता है जिसमें एक खास किस्म के लोग विशेषज्ञ वगैरह बना के बैठाए जाते हैं, जो सब लोग एक धारा में बोलते हैं और एक आदमी को पकड़ा जाता है, वो या तो दाढ़ी वाला कोई मुसलमान हो और या फिर किसी विपक्षी दल का कोई प्रवक्ता हो और उसको सब कॉर्नर करते हैं। एजेंडा भी बहस का पहले से तय होता है, वो लगभग वैसा ही होता है और एक ही तरह का सारे टेलीविज़न चैनलों में हम पाते हैं। वही खबर भी अगले दिन अखबारों में पढ़ते हैं। तो ऐसी जो एक जो मीडिया का इस तरह से उपयोग हो रहा है, उसके सामने एक रणनीति तो होनी ही चाहिए। लेकिन संयोग या जो भी कहिए ऐसी कोई चीज़ बनी भी तो उसका पालन नहीं हो सका चुनाव से पहले हम लोगों ने देखा था। इससे नई कठिनाइयाँ बेवजह पैदा होती हैं और बहुत सारे लोगों की जवाबदेही बेवजह पैदा कर देती है। ज़रूरत जिस बात की है और उस लिहाज से मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन
जैसा है उस लिहाज से काफी ठीक-ठाक चल रहा है। बिल्कुल उसमें वो ऐसी कठिनाइयाँ नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एनडीए में उससे बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आने वाली हैं। एनडीए में दूसरी जो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं और उनके नतीजे आना शुरू हुए हैं, जैसे राजस्थान में। कांग्रेस ने सिर्फ चुनाव हारने के बाद, अब चूंकि कोई मुख्यमंत्री नहीं है और कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं, तो अब धड़ों की जो लड़ाई थी वो कमजोर हुई है। और इसी करणपुर विधानसभा में सचिन पायलट ने 2 दिन लगाए। एक दिन रूट मार्च भी किया, एक दिन पब्लिक रैली की, और उसकी पब्लिक रैली में बहुत अच्छी भीड़ थी। और आज मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर सचिन पायलट नाम का एक ट्रेंड भी चल रहा है कि सचिन पायलट आया और उसकी वजह से वहां फर्क आ गया। तो अब एक जरूरत इस बात की है, और मेरा ख्याल है इस जरूरत को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये कांग्रेस को खुद समझने की जरूरत है। वो समझी हुई होगी, वो इस पे काम कर रही होगी कि अब जहां जहां राज्य उसकी सरकारें नहीं बची हैं, वहां के जो भी इस तरह के धड़े थे उन सबको एक मोर्चे पे लगाएं कि भाई लोकसभा का चुनाव लड़ना है, ये फला फला सीटें आपकी जिम्मे है, फला फला आपके जिम्मे है, अपना अपना कर्तव्य करके दिखाइए। तो इनका एक यूनिसन अप्रोच आए। रही बात इस न्याय यात्रा की, भाई कांग्रेस पार्टी एक अलग पार्टी भी तो है। इंडिया गठबंधन में वो एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, मान लिया, लेकिन वो एक पॉलिटिकली अलग पार्टी है भाई। आपकी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है। सब पार्टियां अपना अपना पॉलिटिकल काम भी तो करती हैं। अभी कोई पॉलिटिकली वो पार्टियां मर्ज तो नहीं हो गई हैं। पार्टियों ने एक एजेंडा मर्ज किया है कि लोकसभा का चुनाव 1-on-1 हो और उसमें वोटों का बंटवारा न हो। अभी मोटा मोटी सिर्फ एक ही यही एक लाइन का समझौता है। इसी समझौते की तासीर में बाकी काम हो रहे हैं कि भाई सीटों का तय हो जाए, और कोई एक संयोजक हो जाए, कोई एक मुद्दा हो जाए, एक घोषणा पत्र हो जाए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो जाए। आने वाले दिनों में ये सब चीजें होंगी, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपने काम तो खुद करेंगी भाई। आप भी अपने काम खुद कर रहे होगे, वो भी अपने काम खुद कर रहे होंगी। कांग्रेस पार्टी जानती है कि उसके पास एक स्टार लीडर डेवलप हुआ है, जिसकी रेटिंग्स लगातार बढ़ रही हैं। अगर ये 3 राज्यों के चुनाव में इस तरह का उलटफेर न हुआ होता, तो शायद वो रेटिंग और भी बूमरैंग अब तक कर चुकी होती। उससे थोड़ा सा नुकसान हुआ है। उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोग्राम लिया है, क्योंकि उनके पास पहले से डिमांड्स थी बहुत जगह से, और वो इस लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। ठीक लिया है उन्होंने, और ये उन राज्यों से होके गुजरेगी जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन को ऐसे किसी मूवमेंट की ताकत बहुत फायदा पहुंचाएगी। तो इसको तो आगे बढ़ के स्वागत करने की जरूरत है, और कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि मीडिया को प्ले करने के लिए शीर्षक देने की जगह मीडिया से प्ले करने वाले शीर्षक आप लाइए। आपको तो उल्टा बोलना चाहिए कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है, इसको ये बहुत बड़ी ताकत देगा ये मामला, और सचमुच में देगा। सच्चाई यही है कि जब वो इंडिया ये यात्रा शुरू होगी और उसकी खबरें आने लगेंगी, उसके विजुअल्स आने लगेंगे, तो वो इंडिया गठबंधन को एक नई ताकत देगा। तो ये एक परिस्थिति है जिसका सामना करने के लिए लोग कम तैयार हैं, बल्कि लोगों ने ये मान लिया है कि अब इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, तो आज से ही वो प्रधानमंत्री मंत्री की तैयारियों में भी बहुत से लोग लगे हुए हैं। जी, और वो जी, न लगे तो उनके समर्थक लग जाते हैं, और वो समझते नहीं है कि वो किस तरह से इस पूरे जो मतलब आज के जमाने का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो बहुत ही आधुनिक है, जिसमें तकनीक का बहुत प्रयोग है, जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है, जिसमें बहुत से विशेषज्ञ लगते हैं, जिसमें बहुत सारा झूठ लगता है, मतलब बहुत चीजों का एक कॉकटेल है, वो उनके मुकाबले के लिए उनके सामने है, और वो उसके लिए तैयार भी नहीं है और तैयार होना भी नहीं चाहते। जी, ये थोड़ा सा निराशाजनक है। उम्मीद है कि शीर्ष नेताओं में इस तरह की मूर्खता न हो जो बहुत से फॉलोअर्स उनके कर रहे हैं। ऐसा लगता भी नहीं कि उनमें है। थोड़ा बहुत इश्यूज तो होते ही हैं और रहेंगे भी, इतने 28 दल एक जगह हैं। इसके पहले भी बहुत बार लोग इकट्ठा हुए हैं और बहुत बार इससे ज्यादा बड़ी-बड़ी मूर्खताएं करके उन्होंने चीजों को खराब किया है। तो हम फिर भी आशान्वित रह सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारे लिहाज से तो, हमारे आपके लिहाज से तो इस देश में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की, उसको बचाने की, जी, हमारे जी, आपके जो निजी आजादी और एक हमारे प्रोफेशनल आजादी का सवाल है, उसको लेकर है हमारी आपकी चिंता, और हमारे आपके शीर्षक तो उससे ज्यादा निहित है। इन लोगों से तो जी। उम्मीद की जाती है कि ये जो इनसे सामाजिक और राजनीतिक उम्मीद है, उस पर खरे उतरें, अपना राजनीतिक काम करें, ठीक से करें, सफल हों। हम तो यही कह जी, सकते हैं।
शीतल जी, एक बहुत संक्षेप में एक चीज पे आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। जी आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, आप अपने घर में कभी कभी आपके साथी या कोई आपके यहाँ काम करने वाला खूब गाली देने वाला होता है, और उसकी जी वजह से आपको भी दिक्कत होती है। वो गाली इतनी हाँ देता है कि कभी आपको भी दूसरा गाली दे देता है आके। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, बिल्कुल उससे मालदीव्स वाला जो मामला है उसका कोई मतलब ही नहीं था। लक्षद्वीप में भी आप कर रहे थे, ये जो इनकी ट्रोल आर्मी ने बिना बात के मालदीव को गाली देनी शुरू की, वहां के कुछ मंत्रियों ने यहाँ के लिए कहा जो खराब कहा। हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे देश को कोई ऐसे नहीं कह सकता है। लेकिन आपको कभी कभी नहीं लगता है कि ट्रोल आर्मी अल्टीमेटली, जो लोग कहते हैं कि जिनको आपने पाला है वही आपके उस मतलब अंत का कारण बनेंगे? क्या जरूरत थी ये सब करने की? मतलब ये बिना बात के हमने एक आफत बुलाई है। शीतल, देखिए, बहुत संक्षेप उसी में। आपके उस अनुभव के साथ एक और अनुभव कि एक्सेस किसी भी चीज का जो है वो नुकसान तो करता ही है। अगर आप जरूरत से ज्यादा खाना खा लेंगे तो पेट में अपच हो जाएगा। तो एक जरूरत से ज्यादा पब्लिसिटी और जरूरत से ज्यादा ट्रोलिंग, ये बहुत जगह हमें नुकसान कर रही है। हमने एक्चुअली तो सारी दुनिया से पंगा ले लिया है। हमारे ये जो ट्रोल्स हैं, इन्होंने हमारी विदेश नीति को बहुत जगह कठिनाई में डाल दिया है। इनकी भाई, पाकिस्तान तो चूंकि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका है और कमजोर है वो, उसके बहुत सारे मामलों में वो फेल होता हुआ स्टेट है, इसलिए आप वहां सफल हो जाते हैं। लेकिन आप उस सफलता से बाकी सारी दुनिया को हैंडल नहीं कर सकते। बाकी सारी दुनिया में तो आपकी उस मूर्खता से आप फंसते चले जाएंगे। चाहे वो कनाडा में हुई घटनाओं का मामला हो, अमेरिका में हुई घटनाओं का मामला हो, अब आप मालदीव का इशू लें, या इजराइल में हमारी जो विदेश नीति है, वो इसके बावजूद कि राइट विंग पार्टी इस समय सत्ता में है जो इजराइल के बहुत करीब है, और वो उस तरह से हमास को कहना भी चाहती है लेकिन नहीं कह पाती। अंतरराष्ट्रीय रिश्तों की तासीर ऐसी है कि वो हमास को आज तक उसने आतंकवादी संगठन नहीं कहा। उस घटना की आलोचना की जिसकी दुनिया ने आलोचना की। लेकिन हमारी जो ट्रोल आर्मी है, उसने सारी दुनिया में अपने आप को इजराइल से ज्यादा इजरायलियों के पक्ष में खड़ा करके अपने को ऐसी परिस्थिति में पैदा कर लिया है कि सारी दुनिया से मार पड़ रही है। जी सारा जी वेस्टर्न कंट्रीज, जितना भी डेमोक्रेटिक कंट्री दुनिया का है, जो अपने अपने खुद इजराइल के अखबार बहुत सारे इजराइल की सरकार के फैसलों के बड़े कटु आलोचक हैं, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक देश है। बहुत से जी लोग जी पाकिस्तान में रह के ऐसा करते हैं। लेकिन इन्होंने एक ऐसा वातावरण अपने आप रच लिया है जिसमें इन्होंने हमारे विदेश नीति की बलि चढ़ा दी है। माली कोई देश है, माली एक बूंद की तरह है भारत के सामने। लेकिन अगर हम अपनी सामर्थ्य लेके उनसे भिड़ने चले जाएं, नेपाल से हमने लगभग यही हालत खराब कर रखी है। सिवाय बांग्लादेश के, जहां अब इस समय कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां के लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में आप खबरें पढ़ ही रहे होंगे। उसके अलावा हमारे पड़ोस का एक भी देश से हमारा सामाजिक रिश्ता, राजनीतिक तो छोड़ दीजिए, वो ठीक नहीं रह गया है। और जी ये सब कुछ इसी ट्रोल आर्मी के बहुत ही मूर्खतापूर्ण प्रलाप की वजह से संभव हुआ है। क्योंकि जी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय राजनय में बहुत लचीलापन होता है, बहुत सावधानियां बरती जाती हैं। आप जिनको नहीं भी लाइक करते उनको कहते नहीं कि हम आपको लाइक नहीं कर रहे हैं। तो जी ये सब जी चीजों को, अब क्या होता है जब हर चीज आपको एक ट्रोल में, इंटर पास बीए पास एक लड़का 2 रुपए पे उसको डिसाइड करना है, तो फिर वो क्या कर देगा और कहाँ पहुंचा देगा, और उसको फॉलो कर रहे होंगे आपके प्रधानमंत्री। तो आप ये तो सिर्फ वही नहीं, राष्ट्रीय मामलों में देखिए, तमाम बलात्कारी, अपराधी, ये सब, इन सबको हमारे प्रधानमंत्री फॉलो करते हुए मिलते हैं। ये सब जी मिलके जो जी विद्रूप रच रहा है संख्या बढ़ाने के लिए, वो बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन अब हमारे आपके पास इसका कोई तत्कालिक उत्तर नहीं है, ना हम आप सुधार ही पाएंगे सिवाय आलोचना करने की। तो शीतल भाई, ये जरा एक चीज मुझे, मैं इसलिए ये समझने की दृष्टि से कह रहा हूं। कुछ लोगों का, जैसे सीपी राय साहब ये कह रहे थे कि ये चुनाव की यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है। मुझे तो ये 100% चुनाव यात्रा लग रही है। इसमें चुनाव क्या नहीं, वो कन्विंसिंग कर रहे हैं, वो रोड शो कर रहे हैं, और क्या करता है आदमी? आदमी यही तो करता है। वो रोड शो बाकी लोग 2 घंटे का करते हैं, 12 घंटे का करेंगे, सुबह 7-8 जो भी निकलेंगे। शायद इस बार यात्रा 6 बजे शुरू नहीं होगी, शायद इस बार 7-8 बजे शुरू होगी, क्योंकि ठंडक क्या, और नॉर्थ ईस्ट में सवेरा हालांकि जल्दी हो जाता है। ये 12 घंटा सड़क पे रहेंगे, तो ये तो रोड शो ही है। अब इसको आप
कुछ भी कहिए, लोगों से मिलेंगे, ये सब करेंगे। अब इसको वोट बटोरने का काम किसी और का है। वो मेरे ख्याल में वो जो कैंडिडेट होंगे उनको इस वोट बटोरने का काम करना चाहिए। तो एक तो शीतल जी, क्या ये आपको भी लगता है कि ये केवल वैचारिक यात्रा है, इससे वोट से कोई लेना देना नहीं? मैं इसको पूरी तरह से वोट की यात्रा देखता हूं, क्योंकि केयरफुली प्लान्ड है। उन जगह पे जहां इंडिया गठबंधन स्ट्रांग है, वेस्ट बंगाल में 4 दिन, बिहार में 4 दिन, लेकिन उत्तर प्रदेश में 11 दिन, जहां पे कांग्रेस हरदम जूनियर पार्टनर रहेगी, लेकिन 11 दिन दे रहे हैं। इस 11 दिन के ऊपर भी जरा शीतल जी आपसे एक बार समझना चाहते हैं, इतना लंबा क्यों उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं? और अखिलेश जी के प्रभाव क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, वो जो मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, उन इलाकों में, कन्नौज, उधर नहीं जा रहे हैं। वो इधर से बनारस, मतलब बनारस से होते हुए अमेठी, रायबरेली, लखनऊ होते हुए शाहजहांपुर, बरेली वाले रास्ते से निकल जा रहे हैं। शीतल जी, आपको क्या लगता है? नहीं, नहीं, ये पूरी तरह से आप बिल्कुल उसमें मैं आपसे सहमत हूँ कि ये बहुत स्ट्रेटेजिकली उन्होंने सोचा है और ठीक सोचा है कि उन इलाकों में जहाँ पिछली बार या तो 90% और कहीं-कहीं 100% स्ट्राइक रेट बीजेपी का था, ये यात्रा इस बार उनको निशाने पे ले रही है। या जिन जगहों में जैसे बंगाल में उनका अच्छा प्रदर्शन था, 18 सीटें वो जीते थे 42 में से। तो इन सबको टच करते हुए वो उन मुद्दों पर, उन जगहों पर, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश में इतने दिन दे रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जगहों में जहां पिछली बार कम सीटें आईं या नहीं आईं, उनमें इस बार दस्तक दी जाए। और अगर कुछ निकलता है तो उन प्रत्याशियों का वहां भला हो जाएगा जो गठबंधन के वहां प्रत्याशी होंगे। जब 1-on-1 होने जा रहा है, उसके बाद निश्चित तौर पर बात उन्हीं के ऊपर है कि लास्ट माइल जो चलना है मतपेटी तक पहुंचने का, काउंटिंग होने तक का, ये सब तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही करना होता है। बीजेपी के पास इस मामले में सबसे बढ़त हासिल है। जो इनका मुकाबला कर रहे होंगे वो सिर्फ एक पॉपुलर सपोर्ट जनरेट करने का काम तो राहुल गांधी की यात्रा करेगी, लेकिन उस सपोर्ट जनरेशन को वोट में वोट की पेटी तक पहुंचवाना और गिनती करवाना, ये काम तो एक लोकल मशीनरी को ही करना होता है। तो वहां पर अब नजर आएगा कि जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे उनके सिलेक्शन में काबिलियत कैसे आती है और उनकी सामर्थ्य कितनी है। तो कोशिश तो यही है, मतलब इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की, कि उन इलाकों में जहां ये प्रतिशत बहुत ज्यादा था उसको कुछ कम किया जाए। और दूसरी ओर चूंकि दक्षिण भारत से वो एक अच्छा प्रतिशत लेके आने वाले हैं, तेलंगाना तक उसमें वो शरीक है। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि आंध्र प्रदेश में भी अब धीरे धीरे जब उनकी बहन आके शामिल हो गई है कांग्रेस में, तो लोकसभा के चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी की रेटिंग मोदी जी की रेटिंग के बहुत आसपास है। कुछ लोगों ने तो उनको ज्यादा बताया है। तो पूरे दक्षिण में एक वातावरण, एक राजनीतिक वातावरण भी बन रहा है कि दक्षिण के राज्यों की आर्थिक स्थिति उत्तर के राज्यों से बेहतर है, खासकर बीमारू राज्यों से, जहां राजनीतिक रूप से भाजपा सफल है। लेकिन दक्षिण के राज्य जो है उनको जो केंद्र से मिलने वाला हिस्सा है वो बहुत तुलनात्मक रूप में कम मिलता है। कर्नाटक और यूपी का उदाहरण दिया गया है, तमिलनाडु और यूपी का उदाहरण दिया गया है कि तमिलनाडु टैक्स उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है, उसका पर कैपिटा कितना है, और यूपी में कितना सेंटर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये सब चीजें वहां अब दक्षिण के लोगों में बहस का विषय है। दक्षिण की आबादी भी तुलनात्मक रूप में ज्यादा आप कह सकते हैं पढ़ी लिखी और प्रोफेशनल है। आर्थिक रूप से पर कैपिटा बेहतर होने से उनका सूचना का जो इंफॉर्मेशन का तरीका है वो उत्तर भारत की तरह नहीं है, काउ बेल्ट की तरह नहीं है। इसलिए उनके राजनीतिक सोच में भी फर्क है। तो ये एक फर्क वहां से जो आ रहा है, अगर उसको यहाँ ये 10-5% भी पिछले चुनाव से कम बीजेपी से करा पाते हैं इस बेल्ट में राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए, जैसा उन कांग्रेस की जैसी सोच है, तो वो पूरे जो ब्लॉक नतीजों का बनेगा उसमें बड़ा फर्क डाल देगा। क्योंकि बीजेपी की अपनी सीट तो 303 है, आज की तारीख में 330-32 है एनडीए। लेकिन आप इसमें सोचिए बहुत सारे इनके ग्रुप्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, अकाली दल जा चुका है और अकाली दल की वो तासीर नहीं रही पंजाब में, शिवसेना टुकड़ों में बढ़ चुकी है। तो यही वो एरिया, बंगाल में सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो अरेंजमेंट होगा जिसमें लेफ्ट उनके साथ नहीं जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ कुछ न कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा दीदी का,
तो वैसी सूरत में अब की 18 से इनको 10 या 10 से कम 8 तक लाने की कोशिश वहां है। अब यहाँ बीजेपी की कोशिश 18 को 20 करने की है। तो देखते हैं दोनों में से किसकी कोशिश सफल होती है। बाकी जो आपने झारखंड का आंकड़ा बताया, तेलंगाना का आंकड़ा बताया और तीसरा राज्य आपने कौन सा लिया था? ओडिशा, ओडिशा। ओडिशा। इन तीनों राज्यों में बहुत नीचे के स्तर पे कांग्रेस रही है, कुल 5 सीटें। तो अगर वो 5 की जगह 10, 12 कुछ करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका उनके अपने कोटे में से बढ़ेगा और एनडीए के कोटे में से वो घटेगा। क्योंकि जी, वहां मुकाबला इन्हीं से है। उड़ीसा में एक अलग चीज है, लेकिन उड़ीसा में एक दूसरी सिचुएशन हो रही है। उड़ीसा में जो उनका अपना क्षेत्रीयवाद है, जैसे राम मंदिर का सवाल हुआ, उन्होंने मुझे कई बार कई लोगों ने बताया कि राम मंदिर की जगह उन्होंने जगन्नाथ वाला जो उनका धार्मिक प्रकल्प है, उसको बड़ा किया है और उसके लिए कुछ फंड अलॉटमेंट वगैरह किए हैं। तो इस बार वहां जो वहां की स्थानीय जो उड़ीसा की क्षेत्रीय पार्टी है, वो अपना लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है, क्योंकि राजनीतिक रूप से वो इस चीज को समझ रही है कि जो 2019 में हुआ और 2014 में हुआ, हो सकता है 2024 में वैसा ना हो रहा हो। कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहां इस तरह की पार्टियों की भूमिका, जो एक राज्य में ज्यादातर लोकसभा सीटें लेके मौजूद रहेंगी, एकाएक बड़ी हो जाएगी, जिसमें 2 पार्टियां जी, इस तरह से देखी जा रही है, एक उड़ीसा की पार्टी और एक आंध्र प्रदेश की पार्टी। जो जी, भी 24 के चुनाव का नतीजा होगा, उसमें इन 2 पार्टियों की भूमिका, इनके लोकसभा सदस्यों की भूमिका अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। जी, तो जी, ऐसी जी। परिस्थिति मैं में ये दोनों लोग अपने राज्यों के लेवल पर इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि वो अपने शेयर में से आइदर ग्रुप को, चाहे इंडिया को और चाहे एनडीए को, दोनों को ज्यादा हिस्सा न काटने दें और इनको कम पे सीमित करें और अपना हिस्सा वो बड़ा कर कंटेन सके। जी, मैं शीतल जी, मेरे एक बहुत छोटे-छोटे प्रश्न हैं 2। अच्छा, हाँ उससे जी। पहले मैं एक और दर्शकों को बता दूं, झारखंड में 14 सीट हैं, असम में 14 सीट हैं और इन दोनों जगह ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये 8-8 दिन लगा रही है। राजस्थान हाँ, में 1 दिन लगा रही है, लेकिन इन दोनों जगह 8-8 दिन, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस की आज 8 सीटें हैं और असम में 3 सीटें हैं। जहां पे कांग्रेस एक समय में 14 में से 10-11 सीट लाती थी। तो आज वो शायद उस इक्वेशन को बदलने के चक्कर में है। मेरा आपसे एक दूसरा 2 छोटे-छोटे प्रश्न। अब सीपीआई के एक नेता साहब कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को साउथ से नहीं लड़ना चाहिए, उनको तो यहीं वापस सेंट्रल बेल्ट इंडिया में आना चाहिए, हिंदी बेल्ट से लड़ना चाहिए। मुझे ये वो क्यों राय दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ नहीं, में नहीं, आया। ये एक चीज हम इसको थोड़ा-सा वो निटी-ग्रिटी समझ लें। देखिए केरल में तो लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस से मुकाबले में लड़ेगा ही, सीपीआई आमने उसका सामने पार्ट लड़ेंगे। है। हाँ, वो जो सीट ठीक। जिस पे राहुल गांधी जीते हैं, वो सीपीआई के हिस्से की है। वो अगर अगर वो राहुल गांधी, वो उनको कहने का मतलब अपनी सीट के लिए अपनी ताकत को बढ़ाने का है, सीधे-सीधे है उसका मतलब। लेकिन इससे कोई लेफ्ट से तो बिल्कुल झगड़ा नहीं होगा, एक चीज बिल्कुल नहीं समझ होगा। लीजिए। जी, लेफ्ट से मुकाबला होगा, कहीं फ्रेंडली होगा और कहीं अनफ्रेंडली होगा, लेकिन झगड़ा नहीं होगा। अनफ्रेंडली मुकाबले के बावजूद झगड़ा नहीं होगा। जैसे बंगाल में है, बंगाल में लेफ्ट जो है ममता जी के साथ नहीं जाएगा, वो दोनों आमने सामने होंगे, लेकिन लेफ्ट का कांग्रेस के साथ अलायंस रहेगा और कांग्रेस की और ममता जी की अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो ये एक जी, जी। पिक्यूलियर सिचुएशन है जो वहां रहेगी। जैसे अब केरल में, त्रिपुरा में, हाँ, केरल में त्रिपुरा तो में केरल में मुकाबला ही आमने सामने का है। लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस का होगा, कोई सीट हाँ, बीजेपी आमने की नहीं सामने है। का। हाँ, मैं इसलिए वो शीतल जी अपनी। एक जी, 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 शीतल जी एक छोटा सा होकर के अंतिम प्रश्न है कि वो खत्म करेंगे। जी, मुझे मालूम नहीं क्यों लगता है जो शर्मिला जी आई हैं, बहुत से लोगों का ये जनरली प्रोपोगेट किया जाता है कि उनका जगन रेड्डी साहब से बड़ा झगड़ा है, दोनों भाई बहन एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। लेकिन ये कैसा झगड़ा है कि भाई बहन आपस में तय कर लेते हैं कि तुम अच्छा आंध्र प्रदेश रहो, मैं तेलंगाना चली जाती हूँ, अगर मेरा आपका झगड़ा है तो मैं तो आपके घर ही में आके पॉलिटिक्स करो, हम आप भाई हैं, हमारा आपका झगड़ा हो गया तो हम आपको उसी खेत पे जोतेंगे ना। ये थोड़ी होगा कि तुम अच्छा तुम चले जाओ बनारस, मैं चला जाता हूँ इलाहाबाद। और फिर ये मुझे लगता है ये टैक्टिकली ये सब एक है। और शर्मिला जी का आप यहाँ एकदम आने से कुछ आप जी, एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन ये वक्त है इसकी ज्यादा बात न की जाए। ठीक, हालांकि ये काम ठीक, दूसरों को करना है। ठीक, ये है कि ठीक, कांग्रेस को वहां एक बहुत बड़ा फुटहोल्ड मिल गया है, विद ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, विद फाइनेंशियल मसल एंड विद पॉपुलर सपोर्ट एज वेल। तो वहां लोकसभा के चुनाव में नई परिस्थितियां हमें देखने को मिलेंगी, तेलंगाना की तरह अचानक बदली हुई परिस्थिति।